गुड इवनिंग ऑल। मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे, आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज मतलब बेसिकली आज तो 27 जून है 2021 और कल था 26 जून 2021, 26 जून 2021, जो हमारे यहाँ पे सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे देश में जो संस्थान थे, अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, उस एक प्रोविंस में, भारत के एक प्रोविंस में जो कोल्हापुर प्रोविंस था, जिसमें राजर्षि शाहू महाराज उर्फ यशवंत जयसिंहराव घाटगे, इनका जन्म हुआ और बाद में वो राजा बने और एक बहुत ही संवेदनशील राजा, बहुत ही परिवर्तनवादी, बहुत ही विज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के रूप में उनका जो कारोबार जो है वो रहा है। तो उनकी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमारे इस प्रोग्राम में मैं अभी राजर्षि शाहू महाराज के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे प्रमुख वक्ता है और हमारे तिरपुड़े साहब भी कुछ दो शब्द राजर्षि शाहू महाराज के बारे में बताएंगे। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो स्पेसिफिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए और कॉमन पब्लिक के लिए है, तो अलग अलग संस्था से जुड़े लोग, कुछ ऑफिसर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जुड़े ऑफिसर्स और काफी सारे स्टूडेंट जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, एमपीएससी यूपीएससी, और काफी सारे जो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वो यहाँ पे उपस्थित है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस संबोधि करियर एकेडमी के मंच पे ऑनलाइन प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ जो हमीद सईद साहब है, उनका मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक परिचय दूंगा। सईद हमीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट है उर्दू के और मुंबई उर्दू न्यूज डेली इससे वो ताल्लुकात रखते हैं। मुंबई ब्यूरो चीफ है वो। फिर उर्दू डेली अखबार मशरिक जो दिल्ली और आठ अलग विभाग मतलब स्थानों से पब्लिश होता है, उनसे मतलब उनसे संबंधित है। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और मुस्लिम्स, यह बुक उनकी उर्दू में पब्लिश है। तो और साथ ही साथ राजर्षि शाहू महाराज के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है। जस्ट कल ही हमारी बात हुई और मैंने सर को कहा कि सर आपको आज के इस प्रोग्राम में भाष्य करना है, लोगों को बताना है राजर्षि शाहू महाराज के बारे में। काफी सारी बातें तो लोगों को पता होती है, लेकिन कुछ कुछ अनकही अनसुनी बातें होती है जिसपे काफी सारे लोग जिसको नजरअंदाज कर देते हैं। और मुझे हमारे जो मित्र है सेंट्रल रेलवे के विशाल गायकवाड़ साहब, उन्होंने आपका नंबर दिया था, तो उनके साथ बात होने के बाद फिर आपके साथ बात हुई थी। तो आज आज आपसे हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे कि एग्जैक्टली शाहू महाराज का जो योगदान था, उनका जो दृष्टिकोण था, परिवर्तनवादी दृष्टिकोण, विज्ञानवादी दृष्टिकोण, और उनका बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के लिए कोल्हापुर संस्थान में जो काम था, तो उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं यहाँ पे, मतलब हमारे संबोधि करियर एकेडमी के साथ हमेशा जो जुड़े रहते हैं, वो है मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सोलापुर। हमेशा संबोधि करियर एकेडमी के स्टूडेंट्स को वो गाइड करते रहते हैं रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, और काफी मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी वो देते रहते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो भी आज उपस्थित है और उनका काफी योगदान सामाजिक परिवर्तन की जो मोमेंट है उसमें रहता है, हमेशा से रहता है। तो आज विदाउट लेट, मतलब ज्यादा ये ना करते हुए हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार सभी का संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से स्वागत करता हूँ, मान्यवरों का स्वागत करता हूँ, जो उपस्थित लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मैं फर्स्ट
डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी एक जस्ट इस दिन की शुभेच्छाएं दे और छत्रपति शाहू महाराज के जीवन कार्य पे थोड़ा सा प्रकाश डाले। उसके बाद फिर हम सईद अहमद साहब जो है वो अपना ये करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े। Good evening, all of you. Respected Saeed Ahmed ji, my close friend Mangesh Borkar ji, and all of the participants, students, सभी को छत्रपति शाहू महाराज जयंती की शुभकामनाएं। बहुत कम ऐसे राजा या जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हुए जो एक हेड ऑफ द प्रिंसिपैलिटी है, इस तरह के पूरी इंडिया में जितने भी 550 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो इस तरह के छोटे छोटे राज्य थे जहां पर भारत के राजा राज्य करते थे, ऐसे केवल एक हाथ की उंगली पर गिने चुने ऐसे राजा थे जो वाकई में वेलफेयर ओरिएंटेड व्यू रखते थे, जो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपने पॉलिसी में फॉलो करते थे, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंक्लूसिव ग्रोथ यह कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते थे। केवल आपको बिल्कुल मैं बड़े ही फर्मली कहता हूं कि एक हाथ के उंगलियों पर गिनने वाले ऐसे गिने चुने राजाओं में से एक हम छत्रपति शाहू महाराज का नाम ले सकते हैं। यस, रियली मीन्स आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पोस्टेड इन कोल्हापुर फ्रॉम 2008 टू 2012। 4 साल तक मेरी पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर कोल्हापुर के ऑफिस में हुई थी। वहां पर जाकर मुझे पहली बार शाहू महाराज जी ने जो जो एक्चुअल में वर्क्स किए हैं वो देखने का मौका मिला। मीन्स पर्टिकुलरली उनका कंट्रीब्यूशन टू दी इरेक्शन ऑफ हॉस्टल्स, बोर्डिंग स्कूल्स, उसके बाद उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया हुआ जो राधानगरी डैम है वो, एंड ऑल दोज थिंग्स, जितने भी उनके कंट्रीब्यूशंस थे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस, डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशंस, एज वेल एज जो सोशल जस्टिस के तौर पर जो कार्य उन्होंने किए थे, ये सारी चीजें मीन्स फर्स्ट हैंडली जब मैं वहां पर पोस्टेड था तो मुझे वो देखने को मिली। डिटेल्स आई थिंक मैं भी ईगर हूँ अहमद जी से, सईद हमीद जी से सुनने के लिए उनके और कार्यों के बारे में। बट यस, इट इज even the British rulers used to say that Chhatrapati Shahu Maharaj is the democratic king. वो एक लोकशाहीवादी राजा है। दो monarchy and democracy, they seem to be juxtaposite, but जिस तरह से, जिस वैल्यूज पे, जिस प्रिंसिपल्स पर छत्रपति शाहू महाराज अपना शासन चलाते थे, जिस तरह से वो इंक्लूसिव और रेडिकली एक्सप्लोजिव, यानी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को खुश करना है, सभी लोगों को अपने गुडविल में रखना है, सपोर्ट में रखना है, तो समाज में जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली ही चले। नहीं, शाहू महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। समाज की जो मान्यताएं थी, समाज का जो डोमिनेंट क्लास है उसकी जो मान्यताएं थी, जो बहुत सारे गलत चीजों को मान्यता देती थे, ऐसे सारे गलत चीजों को रोकने के लिए उन्होंने पहल की। और मे बी सईद जी हमें काफी अच्छे से बताएंगे कि राजा होते हुए भी उन्होंने जितनी भी परिवर्तनवादी या रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, एजुकेशनल चेंजेस लाए, उसको उनको इंटरनली भी विरोध हुआ और एक्सटर्नली सोसाइटी से भी विरोध हुआ। यस, आई थिंक मीन्स फॉर ऑल
though we have adopted a democratic setup since 1947, लेकिन मुझे आज भी बहुत यकीन से ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में जितने भी वेलफेयर पॉलिसीज, सोशल जस्टिस की पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है, उसमें से कई सारी चीजें शाहू महाराज ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे उनके कोल्हापुर के किंगडम में, उनके प्रिंसिपैलिटी में. एंड यस, इट वाज means the Constitution of India is highly inspired from the ideals as well as works done by Shahu Maharaj in his Kolhapur Principality. So he deserves the right place in the history. He deserves the right appreciation from the citizens of India. And yes, we need to share his historical contributions with all the citizens of India to so that people can know कि इस तरह के भी राजा हो चुके हैं और ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है, ये आधुनिक भारत का इतिहास है. So my all means respects, my all tribute, my all wishes to you on behalf of this Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti. Let us try to carry forward the ideals, the contributions and the works which were done by Chhatrapati Shahu Maharaj. Thank you all. Yes, thank you very much, Dr. हेमंत तिरपुड़े, जो सोलापुर में प्रोविडेंट फंड के रीजनल कमिश्नर है. बहुत ही अच्छा काम हमेशा वो करते रहते हैं और हमेशा परिवर्तनवादी भूमिका के साथ वो बात करते रहते हैं. अभी हमारे इस प्रोग्राम में मैं विशाल गायकवाड़ जी का स्वागत करता हूँ. विशाल गायकवाड़ जी मुंबई सेंट्रल रेलवे में लीगल डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत है और अभी वो थोड़ा सा एक प्रोग्राम से फ्री हुए हैं, तो मैं उनसे भी इस प्रोग्राम के मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से आज का जो सब्जेक्ट है और आज हम लोग एक जयंती का जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो एक शुभेच्छा वो देंगे और उसके बाद फिर हम सईद अहमद साहब का जो प्रोग्राम है, व्याख्यान जो है वो शुरू करेंगे. तो विशाल गायकवाड़ साहब from Central Railway, Mumbai Legal Department. Yes. धन्यवाद मंगेश जी. संबोधित IAS अकेडमी जो हमारे देश में शासन प्रशासन में जो युवा जाना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित करके उन्हें शासन प्रशासन में भेजती है. तो ऐसी संबोधित करियर अकेडमी जो है IAS अकेडमी, इन्होंने जो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज इनकी जयंती के अवसर पर आज जो कार्यक्रम लगाया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाई जानी चाहिए. यानी अगर हमारे देश में किसी की जयंती राष्ट्रीय त्योहार होनी चाहिए, नेशनल फेस्टिवल, तो वो राजश्री शाहू महाराज का ही होना चाहिए. दूसरा स्टेटमेंट बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा था कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ये सोशल डेमोक्रेसी के पिलर है. यानी आधुनिक भारत की जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, वो सोशल डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है उसके वो पिलर है. तो ऐसे पिलर की जयंती हम मना रहे हैं, तो मनाने वालों का भी हमने अभिनंदन करना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको मैं राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती की हार्दिक बधाइयां देता हूँ. साथ ही अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा वो माननीय हेमंत तिरपुड़े सर, और जो आगे इस विषय पर विस्तृत में बात रखेंगे वो हमारे मूल निवासी हमीद सईद सर, जो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनके बारे में किताबें लिख चुके हैं और उनका इस बारे में बहुत ही बढ़िया उनका स्टडी है. उनको हम सुनेंगे इसके बाद में. तो मैं इन सभी को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ. सईद सर को भी आपको पता है कि बीच में मैं घूमने के लिए गया था. एक मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि कभी हम घूमने जाते हैं, गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो हम घूमने कहाँ जाते हैं तो लोग हमें लेके जाते हैं कि ये किला है, ये कोई पैलेस है, इसे देखने जाएंगे। तो राजस्थान में जब हम गए थे, हमारा एक प्रोग्राम था, तो जब गए तो वहां के गाइड भी लगा लेते हम लोग साथ में। तो वो हमने पूछा कि भाई ये महल क्यों बनाया, किसने बनाया? तो वो बताता है कि ये महल ये राजा ने बनाया। तो बोलता है कि ये राजा ने ये महल उसकी ये रानी के लिए बनाया, क्योंकि वो रानी को गर्मी होती थी और उसको ठंड लगे, इसके लिए पहाड़ पे उसने ये महल बनाया। ये रानी थी, उसको कांच बहुत पसंद थे, इसलिए बेल्जियम से कांच मंगाया और शीश महल बनाया। किसी रानी को बहुत पानी में, वर्षा के इसमें पानी के अंदर महल चाहिए था, इसके लिए पानी के अंदर महल बनाया, जल महल बनाया। मतलब ज्यादातर राजाओं ने अपने हजारों सैकड़ों रानियों के लिए महल बनाए। जब मैंने उनको पूछा कि आपके वो राजा ने लोगों के लिए क्या बनाया, तो बोले, वो तो अचंभे में पड़ गया, आज तक किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा। बोले यार वो तो खुद के लिए तो महल बना रहे थे, खुद के रानियों के लिए महल बना रहे थे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या बनाया? तो हमें ये दिखता है कि हमारे देश में 550 प्रिंसली स्टेट्स थे। वो प्रिंसली स्टेट्स में जो भी उस समय के छोटे मोटे राजा हुए, उन राजाओं का व्यवहार उनके प्रजा के साथ में कैसा था? तो उन राजाओं का व्यवहार प्रजा को गुलाम के तरह से उनका शोषण करने के जैसा उनका व्यवहार रहा। और इसलिए आज हजारों राजा हुए, किसी का नाम जनता नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया ठोस कि जो जनता उन्हें याद रखे। लेकिन राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का नाम, या छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, या सम्राट अशोक का नाम हम गर्व से इसलिए लेते हैं कि उनका राज ये लोक कल्याणकारी राज था। उनके राज में लोगों का कल्याण हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में हम कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि ये गढ़ बनाया, अपने बच्चे के लिए ये गढ़ बनाया। शाहू महाराज ने राधानगरी डैम किसानों के लिए बनाया। उनके तोप गोले जो रन गाड़ियां थी, उसको मेल्ट करके किर्लोस्कर को जो है उस समय में खेती के बनाने के औजार बनाने के लिए उन्होंने दे दिए। तो ऐसा राजा जो किसानों के हित में काम कर रहा था, ऐसा राजा जिन्होंने लोगों के हित में काम किया, ऐसा राजा हमारे महाराष्ट्र के धरती पे हुआ जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम है। साथ ही ऐसा राजा हुआ है जिसे प्रशासन की पूरी पकड़ थी, क्योंकि हमारा जो राजा हुआ है वो अन्य राजाओं की तरह उनके मंत्रियों पर निर्भर नहीं था। बाकी जो राजा होते थे वो उनके नवरत्नों पे निर्भर रहते थे, वो प्रधानमंडलों पे निर्भर रहते थे। उनके जो सचिव होते थे वो उनको जितना पढ़ाते थे, समझाते थे, उतना उनका बुद्धि का विकास हुआ था। लेकिन छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जो थे वो खुद LLD हुए, लॉ की डिग्री उनके पास में थी और उन्होंने विदेश में जाकर लॉ की डिग्री हासिल की थी। इसलिए उन्होंने जो कायदे कानून बनाए वो लीगली काफी साउंड उन्होंने लॉ बनाए। और जिसके अंदर हमने देखा रहेगा कि एजुकेशन के बारे में उन्होंने लॉ बनाए, ये जो रिजर्वेशन के बारे में जो उन्होंने लॉ बनाए, ये लॉ हम जो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का जीवन गौरव ग्रंथ है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने काफी सारे लॉस जो है उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों के हित के लॉ बनाने का काम एक राजा होते हुए भी जनता का काम करने वाला राजा आज तक हमने देखा नहीं है। राजा लोग अपने लिए जीते हैं, प्रजा के लिए नहीं जीते। तो हमने ये देखा कि ये ऐसे राजा हुए जो जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे। ऐसे महान राजा जो थे, वो महान राजा जो है हमें पता है कि वो बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये आने वाले समय में देश का और आपका सबसे बड़ा नेता या उद्धार करता बनने वाला है। तो आज तक कोई राजा ने किसी दूसरे को उद्धार करता करके कभी बताया नहीं। आज तक के राजा जो भी हुए वो क्या कहते थे कि मैं राजा हूं, मैं आपका उद्धार करता हूं। लेकिन राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज एक सभा में ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है ये आपके उद्धारकर्ता बनने वाले। तो राजा की जो क्वालिटी है कि दूसरे के क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रोथ करने का चांस देने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसे राजा हमारे देश में अभी हमने देखा है हजारों साल में हर्षवर्धन राजा होंगे या पाल राजा हुए होंगे
या मौर्य राजा हुए होंगे, उसके अलावा कोई भी ऐसा राजा, प्रजाहित दक्ष राजा हमने देखा नहीं है जितना राजश्री छत्रपति शाहू महाराज हुए हैं। तो जो हमारे हामिद सईद सर है, वो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, इनका जो सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जो योगदान है, इसके ऊपर विस्तृत से जानकारी देने वाले हैं। मैं उनका ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को फिर से एक बार राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती के अवसर पर ढेर सारी बधाई या शुभकामनाएं देता हूँ, कामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं देता हूँ। और मैं ऐसी आशा अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन जन जागृति महाअभियान एक ऐसा अभियान है, BS4, ये देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से संविधान की जन जागृति हम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग भी उससे जुड़े और संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब जुड़ेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद विशाल सर। विशाल सर ने अभी काफी महत्वपूर्ण पहलू जो है राजर्षि शाहू महाराज के जीवन से रिलेटेड बहुत ही कम समय में उन्होंने बताया है। तो इन शॉर्ट राजर्षि शाहू महाराज एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जो संपूर्ण जो शासन प्रशासन था वो काम में लगा दिया था, और इसीलिए उनको राजर्षि कहा गया, इसीलिए उनको लोक राजा कहा गया, इसलिए उनको रहतेता राजा, है ना, मराठी में हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राजा। और बहुत ही अच्छे प्रशासक थे वो। तो हमारे संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से हम यह प्रयास हमेशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं IAS IPS बनने के लिए या फिर अलग अलग सर्विसेज में जुड़ने के लिए, तो उनके दिमाग में भी हम लोग शाहू महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो या सम्राट अशोक हो या हमारे जितने भी महापुरुष हो, तो उनका कार्य उनके सामने हमेशा रखते रहते हैं। और उसी आइडियोलॉजी के साथ एक सोशल वेलफेयर, एक वेलफेयर स्टेट इस देश में किस तरह से एस्टेब्लिश होगा, यही प्रयास संबोधि करियर एकेडमी का रहता है। यह जयंती सेलिब्रेशन भी उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फिर से जो नए लोग अभी जुड़े हैं इसमें, तो हमारे आज के जो वक्ता है सईद अहमद साहब। सर आपका माइक अनम्यूट किया था मैंने, आप स्टार्ट कर दीजिए। तो सईद अहमद साहब यहाँ पे हमारे सामने है, जो उर्दू के जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उर्दू न्यूज डेली से जुड़े हुए हैं, और फिर एक उर्दू डेली अखबार ए मशरिफ है जो दिल्ली और अदर कई जगहों से पब्लिश होता है, उनसे वो जुड़े हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज और मुस्लिम, इसमें इस विषय पे उनकी एक उर्दू में बुक छपी है, शाहू महाराज के बारे में भी उनका बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। तो आज का जो सब्जेक्ट है कि कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू जी महाराज की समग्र परिवर्तन की भूमिका और उनका बहुजन और मुस्लिम समाज के उत्थान में योगदान। कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू जी महाराज की समग्र परिवर्तन की भूमिका और उनका बहुजन और मुस्लिम समाज के उत्थान में योगदान, इस विषय पर अभी हमारे सामने सईद अहमद साहब जो है वो आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। सो मोस्ट वेलकम हामिद साहब, आपका संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। और नाउ ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बोरकर साहब, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और तिरपुड़े साहब और गायकवाड़ साहब और साथ ही जितने लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, उनका मैं आभारी हूँ कि आज मुझे आप ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपने विचार, मेरी ओपिनियन या एनालिसिस है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। तो आप ज्यादा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ये मौका मिला है तो मैं आज के हालात और जो छत्रपति शाहू महाराज का दौर रहा है, उनकी शख्सियत रही है, उनकी पर्सनालिटी रही है, और उनका जो भी राज रहा है, उसकी रोशनी में थोड़ा सी अपना विचार और अपने एनालिसिस पेश करना चाहता हूँ। पहले हम ये समझने कि शाहू महाराज का देहांत 6 मई 1922 में हुआ था। यस। और आज जो है तकरीबन 100 साल होने वाला है।
तो 100 साल के बाद छत्रपति शाहू महाराज का राज आज के लिए क्या रेलेवेंस रखता है? पहली बात तो मेरा ये नजरिया है कि हम जो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे बादशाहों को और राजाओं को पढ़ते हैं, तो हमारे जो पीरियड से सबसे करीब करीब और मोस्ट रेलेवेंट जो है राज्य, जो आइडियल राज्य होता है, वो कोल्हापुर स्टेट शाहू महाराज का राज्य है। वो इस तरह से भी हम यूं समझ सकते हैं, हालांकि वो एक, जैसा कि बताया था त्रिपुरा साहब ने, वो राजशाही थी, आज लोकशाही है, लेकिन फिर भी बहुत ही रेलेवेंट लोकशाही राजशाही थी। इसका हम अगर प्रियम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के जो मूल मंत्र, जो मेन पॉइंट्स है, उसी को ले ले तो बहुत करीब लगता है कि उनका राज्य जैसा। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके जो मूल मंत्र है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। कोई भी राज्य जो है वो हमने ये देखा कि ये अगर, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपने 1949 की जो लास्ट स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें ये कहा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया जा रहा है, अगर वो उसकी ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो वो एक कागज का पुर्जा है। तो 100 साल के बाद अगर आज हम शाहू महाराज को याद कर रहे हैं और उनके जो कारनामे हैं उनको अगर उनको एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जो 70 साल में हमारी डेमोक्रेसी उतनी आगे नहीं बढ़ी जितना कि एक लोक राजशाही जो थी शाहू महाराज की, उसमें एक वेलफेयर स्टेट और जैसा कि कहा सोशल स्टेट का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शाहू महाराज जो है वो एज ए लॉ मेकर, कानून बनाने वाले की हैसियत से भी हमारे सारे पार्लियामेंट के लिए, हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए एक मिसाल है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि फुले शाहू अंबेडकर एक विचारधारा है, और महात्मा फुले ने जो विचार और जो विचार की जो जलाई थी, उसको एज ए रूलर शाहू महाराज को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। और हम जो है डिटेल्स में देख सकते हैं कि शाहू महाराज ने 1894 में राजा बनने के बाद से अपने आखिरी समय तक 1922 तक, यानी ये जो है 28 साल में जो है वो उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने कानून बनाया, उनके जितने भी हुक्मनामे हैं, उनके जितने भी पत्र व्यवहार है, उनके जितने भी जो है जीआर है, उनकी हुकूमत के फरमान है और प्रोजेक्ट्स हैं, वो आज हमें इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा यानी हमारे लिए सबक है कि हम लोग जैसा, फिर मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर याद आते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम जब 26 जनवरी 1950 को जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल गई, लेकिन उसको जो जाना है, उसकी मंजिल जो है हमारे देश की, वो सोशल डेमोक्रेसी है। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है, ये होता है कि वेलफेयर स्टेट, और शाहू महाराज ने एक प्रैक्टिकल वेलफेयर स्टेट बना के हमारे सामने एक नमूना पेश किया। आज अगर मैं बात करूं आज के हालात में, तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो कौमी एकता के लिए ये खतरा है। और हर भारतवासी और खासतौर से बहुजन समाज के लोग जो है, जो वो है कौमी एकता को टूटता हुआ देख रहे हैं। ये आज की जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई। शाहू महाराज को किसी के वोट की जरूरत नहीं थी राजा बनने के लिए। 28 साल उन्होंने राज किया, तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं, और ना ही उनको जरूरत थी, ना ही उनको किसी समाज के वोट चाहिए थे।
न ही उनको किसी ग्रुप को खुश करना था, जिसको आज के जमाने में अपीजमेंट बोलते हैं। तो अपीजमेंट की जिन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने जो जैसा राज्य निर्माण किया, अपना कोल्हापुर राज्य निर्माण किया, ऐसा राष्ट्र निर्माण होना आज हमारे देश के लिए जरूरी है। इसलिए आज के पॉलिटिशियंस जो है, आज की पॉलिटिक्स जो है वो उसके अगेंस्ट में जा रही है। इसलिए मैं एक मुद्दा जो सबसे अहम इस पर राय जाहिर करना चाहता हूँ कि 1894 में शाहू महाराज ने अपना राज संभाला और 1893 में मुंबई में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और पूरा उसके जो असरात थे वो पूरे देश पर पहुंचे थे। तब जो है सार्वजनिक सभा पुणे ने 1894 में जब शाहू महाराज को एक उनका सत्कार किया था पुणे में, तब उन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात कही थी और कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू और मुसलमान इन दोनों समाज में इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। महाराज जो है महाराज के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत अहम था। राज्य निर्माण की बात नहीं, ये तो राष्ट्र निर्माण की बात थी। यानी वो उनकी सोच, वो राजा एक स्टेट के थे लेकिन उनकी सोच पूरे राष्ट्र के लिए थी और उन्होंने ये कहा था कि वो जो है, उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जो है, आज के जो लॉ मेकर्स हैं, आज के जो शासक हैं, उनके लिए वो बात जो है बहुत यानी क्या कह सकते हैं कि गाइडलाइंस है कि वो मुसलमानों को इस देश का अटूट हिस्सा मानते थे और ये कहते थे देश का हर तबका तरक्की, हर सेगमेंट देश का तरक्की करे तभी देश भी तरक्की करेगा। और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए भी वेलफेयर की स्कीमें बनाई है। ऐसा हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए शाहू महाराज ने सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए जो महात्मा फुले ही जो एक सूत्र छोड़ गए थे कि ये एजुकेशन जो है, उस जमाने में जो नई एजुकेशन आई थी, जो अंग्रेजी ब्रिटिश की स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन थी, उसको उन्होंने जो है वो ये कहा कि उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो एजुकेशन है वो हमारे समाज के वेलफेयर और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए हम देखेंगे कि एजुकेशन में अगर किसी शासक ने बहुत ज्यादा काम किया है तो वो जो है, और वो शाहू महाराज भी है जिन्होंने पहली बार जो है कंपल्सरी एजुकेशन भी शुरू की उन्होंने, हर तबके के लिए, हर घटक के लिए। और ये भी खास बात है कि उन्होंने समाज की किसी तबके को छोड़ा नहीं, किसी भी तबके को उन्होंने छोड़ा नहीं और कंपल्सरी फ्री एजुकेशन उन्होंने अपने यहाँ शुरू की। और यहाँ तक के जो माँ बाप जो है, फिर बात है उस जमाने में भी कोल्हापुर में भी बड़ी गरीबी थी। हम ये देखते हैं कि कोल्हापुर में जो बहुजन समाज था वो बहुत गरीब था और उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग के बगैर जो है वो एजुकेशन बच्चों को दिलाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि एजुकेशन पर पैसे खर्च किए बल्कि कंपलसरी किया, और जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे उनको उनके लिए उन्होंने दंड भी रखा। इस तरह से एजुकेशन, दूसरा जो सेगमेंट है समाज के जो कमजोर तबके हैं, जिनमें पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, जिनमें औरतें आती है, वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। इसकी एक बड़ी लंबी तफसील है। और जो है मुसलमानों के लिए भी उन्होंने एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है। मुसलमान जो थे वो खास तौर से कोल्हापुर स्टेट में मुसलमान बहुत बैकवर्ड क्लास थे, उनमें तालीम नहीं थी और तालीम के लिए दिलचस्पी भी नहीं थी। तो छत्रपति शाहू महाराज ने जिस तरह
दूसरे अपने रियाया के लिए, रियाया के दूसरे तबकों के लिए एजुकेशन में काम किया, उन्होंने मुसलमानों पर भी उतना ही ध्यान दिया। और मुसलमानों पर जो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने मुसलमानों, उस जमाने में मैं ये बताना चाहता हूँ, उस जमाने में मुस्लिम वेलफेयर, मुस्लिम जो है वेलफेयर के लिए कुछ और मुस्लिम एजुकेशन के लिए अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान आए थे। मुंबई में जो है वो ये जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने अंजुमन इस्लाम खोला था। लेकिन ये हमारे देश के मुसलमान इस बात से नावाकिफ हैं कि छत्रपति शाहू महाराज ने भी एक किंग एडवर्ड मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी 1906 में बनाई, और मुसलमानों के लिए जो उस वक्त बहुत गरीब थे और उन्हें तालीम की, कोल्हापुर स्टेट में तालीम की दिलचस्पी भी नहीं थी, उनको जो है प्रोत्साहन किया, उनको उनके लिए कि वो बोर्डिंग जो स्कीम बनाई थी, बोर्डिंग हाउसेस बनाए थे हर तबके के लिए। तो मुसलमान भी आए, उनके लिए बोर्डिंग बनाई, उनके लिए स्कॉलरशिप रखी। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान भी जो इंडिया के हैं वो ये जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की तहरीक चलाई और बम्बई में अंजुमन इस्लाम तहरीक चली एजुकेशन के लिए। तो वो जो है उनके जरिए जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन ये बहुत कम मुसलमानों ने इस तरफ तवज्जो दी है कि छत्रपति शाहू महाराज ने उस जमाने में कोल्हापुर स्टेट में स्कॉलरशिप दी मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग हॉस्टल बनाए। और आज जो अगर महाराष्ट्र में अगर कोल्हापुर के भी बच्चे और आसपास के मुस्लिम बच्चे, यहाँ तक के उस जमाने में कर्नाटका से भी बच्चे आके कोल्हापुर में पढ़ते थे। अगर मुस्लिम एजुकेशन में एजुकेशनल एम्पावरमेंट हुआ है तो उसमें शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। और हम इसी तरह जहां हम ये बात करते हैं कि एजुकेशन में अंधश्रद्धा के खिलाफ शाहू महाराज ने काम किया है। अंधश्रद्धा चाहे वो किसी भी समाज में हो, बहुत से अंदर एजुकेशन तालीम ना होने से जिस तरह बैकवर्डनेस थी, इसी तरह बहुजन समाज में बैकवर्डनेस का जो एक और जो मसला था वो अंधश्रद्धा था। अंधश्रद्धा मुसलमानों में भी अलग अलग टाइप की थी। और जैसा कि मैंने दो नाम लिए, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान और मुंबई के बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने भी मुसलमानों में जो अंधश्रद्धा उस समय की थी उसको दूर करने के लिए बड़े काम किए। और अंधश्रद्धा को भी दूर करने का एक जो जरिया था वो यही था, यानी एजुकेशन के जरिए से। जहां तक के हमने ये देखा कि छत्रपति शाहू महाराज समाज के हर फिरके के लिए, हर तबके के लिए, पूरी रियाया के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। तो ये एक वेलफेयर स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट इसी तरह बनता है जबकि सारे जो है समाज के सारे घटक जो है वो तरक्की करें। और अनबैलेंस जो तरक्की होती है कि देश तरक्की करे लेकिन समाज का कुछ हिस्सा पिछड़ा रह जाए और समाज के कुछ लोग आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम, ऐसे देश को या ऐसे राज्य को हम वेलफेयर स्टेट नहीं कहेंगे। मैं आपके सामने एक मिसाल दे दूं। जैसा मुंबई शहर है, मुंबई शहर में 60% जो पॉपुलेशन है वो स्लम में रहती है, यानी एक अच्छा घर, एक अच्छी छत मुंबई में 60% पॉपुलेशन के लिए नहीं है, उनको रहने के लिए कोई। स्लम का मतलब यही होता है कि बहुत ही ऐसे जो जानवर भी न रहे ऐसी जगहों पर आदमी रह रहे। तो 60% पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा घर नहीं है, 40% पॉपुलेशन जो अपने इस तरह रहती है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये वेलफेयर स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे देश में ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट आई है पिछले 2-3 सालों से आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल वेल्थ में देश की पूंजी जो है
80% पूंजी जो है 10% लोगों के हाथ में है और बाकी 80% लोगों ने देश की 20% जो है जो नेशनल वेल्थ है वो जो है शेयर किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट से हम दूर आ गए हैं। इसीलिए आज 100 साल हो रहा है और हमको देखना चाहिए कि छत्रपति शाहू महाराज के पीरियड में कैसा वेलफेयर था सबका था। मैं यहाँ पर बात कर रहा था बोर्डिंग हाउस स्कीम जो है, उस जमाने में बोर्डिंग हाउस के जरिए से बच्चों को ला करके रखा जाता था और उनको तालीम दी जाती थी। और 1901 में छत्रपति शाहू महाराज ने बोर्डिंग हाउस स्कीम शुरू की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्या मराठा लोगों के लिए उन्होंने हॉस्टल बनाए, जैन, लिंगायत, मुस्लिम, मराठा, सुनार, शिंपी, इस तरह से 25 जातों के लिए 25 बोर्डिंग स्कूल बनाए। आज से 100 साल पहले का हमारा जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ऐसा क्लोज सोसाइटी थी और जो फूड हैबिट है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसके हिसाब से लोग एक दूसरे के साथ वैसा नहीं रह सकते थे। इसीलिए ये जो बोर्डिंग स्कीम जो है वो भी एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज है। और इस तरह से छत्रपति शाहू महाराज ने जब अपने जो उनका जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो कौमी एकता का उनका नजरिया था, वो कौमी एकता का नजरिया उनके गवर्नेंस में दिखता है। इस तरह वो उनके गवर्नेंस में चाहे जो भी ऑर्डिनेंस रहे, जो भी कानून था काश्तकारी के लिए, तो सबका भला था। इस तरह से उन्होंने जो है जो भी एजुकेशन में किया सबका फायदा हुआ। और जहाँ मुझे ये मौका दिया है कि मुसलमानों के बारे में भी उनके कुछ कारनामे जो है वो उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं, तो एक शासक जो है, एक राजा जो है, एक राजा जिसको आज लोग ऋषि कह रहे हैं, राज ऋषि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने सबके साथ इंसाफ किया था। तो ये मैं फिर ये कह रहा हूं कि उनको मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं थी। वो किसी भी घटक के वोटों के राजा बनने के लिए कोई वोटों की जरूरत नहीं थी। इसलिए वो किसी का अपीजमेंट करना उनके लिए लाजमी भी नहीं था। उसके बाद भी एक थोड़ी सी हम तो देते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जो मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान है और दरगाहें, उनके लिए क्या किया। तो एक ये मेरे पास थोड़ी सी तफसील है, डिटेल्स है कि पिनालगढ़ में सैयद साहिल खत्तार साहब की दरगाह के लिए वाटर सप्लाई का उन्होंने इंतजाम किया। और उसी जमाने में बोहरा समाज है, मुस्लिम्स का भी एक छोटा समाज है बोहरा समाज, उनकी एक मस्जिद नहीं थी। बोहरा लीडर तैयब अली ने उनको दरखास्त दी, तो 5000 स्क्वायर फीट की उन्होंने प्लॉट मस्जिद के लिए दिया। एक और अच्छी मिसाल जो उन्होंने पेश की, पाट गांव में मोनी महाराज का मठ था, उसके पास एक मस्जिद थी। 2 सितंबर 1919 को उन्होंने मठ की इनकम में से मस्जिद के लिए सालाना 300 रुपए खर्च का जारी करने का हुक्म दिया। इसी तरह रुकोड़ी गांव में एक दरगाह की इनकम से अंबाबाई मंदिर के अखराजात का इंतजाम किया। इस तरह से ये बहुत कम मिसाल मिलती है इस तरह के शासन की, कि आप जो है दोनों फिरकों को एक दूसरे के जरिए करीब आने का मौका दे रहे हैं। कोल्हापुर शहर में 6 फरवरी 1904 को स्टेशन मस्जिद के पास जो है एक प्लॉट भी दिया और मस्जिद के लिए, और 1000 रुपए की ग्रांट भी दी। कस्बा बावड़ा में 10 अक्टूबर 1917 को मुसलमानों ने मस्जिद के लिए जो है मस्जिद के लिए उन्होंने वो किया, तो दरखास्त दी, तो प्लॉट दिया। एक बहुत बड़ा काम आज के जमाने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मजहबों के बीच में, जैसा कुरान मुसलमानों के लिए एक बहुत मुकद्दस किताब है कुरान,
और उसके बारे में वो अरबी में है, पूरे दुनिया में अरबी में है, तो उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती। उस जमाने में भी ऐसा चलता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाले लोग होते थे। तो छत्रपति शाहू महाराज ने एक ऐसा कारनामा उस जमाने में 1921-22 में ऐसा अंजाम दिया, जो हमारे हिसाब से जो भी मुस्लिम हिस्टोरियन है वो सुनहरी लफ्जों में लिखने के काबिल ऐसा कहते हैं कि गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। वो था कुरान का मराठी तर्जुमा, कुरान अरबिक कुरान का मराठी ट्रांसलेशन, और उसमें दिलचस्पी ली। जाहिर बात थी कि उस जमाने में कुरान के बारे में कुछ भी आता था तो छत्रपति शाहू महाराज को ऐसा लगा कि जब कुरान का मराठी तर्जुमा आ जाएगा तो लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पढ़ सकेंगे कि कुरान में क्या लिखा है। उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और 1920 या 21 में उन्होंने उसके लिए 25,000 रुपए का फंड, जो आज कई करोड़ रुपए का होता, रखा, और उसके एक 3 लोगों की एक टीम बनाई तर्जुमे के लिए, हकीम भूरे, अब्दुल इनामदार और गुलाम अहमद मास्टर। और ये जो है इसका तर्जुमा हुआ और प्रोजेक्ट चल ही रहा था, लेकिन ये अफसोस के 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया। इस तरह से ये जो है भले वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा, लेकिन ये कि छत्रपति शाहू महाराज जो थे वो राष्ट्र एकता के बगैर राष्ट्र निर्माण मुमकिन नहीं है, ये आज हम भी समझ रहे हैं। और छत्रपति शाहू महाराज जो है वो जो है राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र एकता की तरफ ये जो है तवज्जो दे रहे थे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो है आज हिस्ट्री जो होती है उस पर कुछ ना कुछ किसी न किसी ग्रुप या नजरिए का उसका जो वो रहता है गलबा जिसको हम बोलते हैं, और वो कुछ हिस्ट्री को कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं। छत्रपति शाहू महाराज की हिस्ट्री को भी बदनाम करने और तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है। जैसा कि छत्रपति शाहू महाराज पे एक ये इल्जाम आता है कि ये अंग्रेज प्रो ब्रिटिश थे, ये प्रो ब्रिटिश थे, लेकिन मैं इस बात का ये यहाँ पर खुलासा करना चाहता हूँ कि उस जमाने की पॉलिटिक्स अलग थी। छत्रपति शाहू महाराज, उससे पहले महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और मुसलमानों के भी जो रिफॉर्मर्स आए हैं, सर सैयद अहमद खान वगैरह, इन्होंने अपने अपने समाज के सोशल रिफॉर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी और पॉलिटिकल जो आजादी थी उसको सेकंड प्रायोरिटी उस जमाने में थी। क्योंकि जैसा कि महात्मा फुले ने भी कहा और शाहू महाराज ने भी कहा कि जिस छूत छात ने, जिस जात पात ने हमारे देश की बहुजन समाज को हजारों वर्षों की गुलामी में जकड़ के रखा था, उससे निजात, उससे आजादी प्रायोरिटी थी। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन जो आई थी वो अंग्रेजों के जरिए से आई थी, अंग्रेजी सिस्टम से आई थी, तो उनकी प्रायोरिटी को अंग्रेज परस्ती नहीं कहा जा सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1885 में 1882-1885 में जब ये कांग्रेस का कयाम हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुई थी शाहू महाराज से भी 10 साल पहले, तो उसमें तब भी ये कांग्रेस जो है पूरी तरह ब्रिटिशवादी थी। उसमें वो उनका जब एनुअल सेशन होता था उसमें ब्रिटिश एम्पायर के परचम लहराए जाते थे, ब्रिटिश नेशनल एंथम होता था। 1920 में अहमदाबाद और कांग्रेस 20-30 साल तक डोमिनियन स्टेटस के लिए अगर लड़ रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रिटिश एम्पायर को तस्लीम करके सिर्फ जो राजपाट है, जो पावर है, वो लेना चाहते थे कि अंग्रेज गोरे गवर्नर की जगह काले गवर्नर आ जाएं और गोरे ऑफिसरों की जगह काले ऑफिसर आ जाएं और राज भले विक्टोरिया का रहे। तो ऐसे लोग जो हैं छत्रपति शाहू महाराज पे उंगली नहीं उठा सकते। 1920-21 में अहमदाबाद में कांग्रेस का जब सेशन हुआ उसमें
मौलाना हसरत मोहानी ने कंप्लीट स्वराज की जो प्रपोजल रखा था उसकी मुखालिफत खुद गांधी जी ने खड़े होकर करी थी कि आज जो है हमारा देश जो है कंप्लीट स्वराज और पूरी आजादी हासिल करने के लायक नहीं है, और उन्होंने उस प्रपोजल को डिफीट करवाया। तो इस तरह से अगर शाहू महाराज के कुछ नजरियात और उनकी कुछ वैचारिक लड़ाई और उनकी कुछ जो थी लड़ाइयाँ, जो सोशल समाजी लड़ाइयों से अगर कुछ लोग उनके मुखालिफ हुए थे तो उनको उनके प्रोपेगंडे जो थे वो कि सिर्फ शाहू महाराज ही ब्रिटिश के दोस्त थे और बाकी जो थे वो क्रांतिकारी थे, ऐसा कहना गलत है। हम मैं इस तरह से मैं दो एक चीजें और बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शाहू महाराज ने हर समाज के घटक के लिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि शाहू महाराज का ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं तो नहीं जाऊंगा कि कानून जो बनाए उन्होंने हर समाज के लिए बनाए। तो मुझे एज ए लॉ मेकर आज के हिसाब से आज के पीरियड में अगर कोई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आए हैं तो भी उन्होंने शायद उनसे ही इंस्पायरेशन लिया है। तो जो समाज के वेलफेयर के लिए जो कानून बने हैं, अगर कानून देखा जाए तो मुझे लगता है कि शाहू महाराज एक अच्छे लॉ मेकर थे और उन्होंने मुसलमानों का जैसा वक्फ होता है, वक्फ जमीनें होती है जो इंडोमेंट होते हैं जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए जमीनें दी जाती है, इस तरह देवस्थान के भी इनामी जमीन होती उस जमाने में थी। शाहू महाराज ने कानून बनाया, वक्फ की जो एक्सेस इनकम है वो मुस्लिम एजुकेशन पे लगा दी है। इसी तरह उन्होंने कानून बनाया है कि देवस्थान की जो इनामी जमीन है उसकी जो एक्सेस इनकम है वो जो है वो एजुकेशन पे लगा जाए। इस तरह से उनको एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस उन्होंने दी, वो उस जमाने में तो थी, आज भी उतनी है। और उन्होंने जो जिस तरह से कानून बनाया, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने उस जमाने में जो वक्फ की मुस्लिम इनकम को, एक्सेस इनकम को जो मुसलमानों के एजुकेशन पे कोल्हापुर के लगाया, उस जमाने में वो 15,000 रुपया पर ईयर थी, जो आज कई करोड़ रुपए सिर्फ कोल्हापुर स्टेट के लिए होती है। आज देश भर में मुस्लिम औकाफ 6 लाख एकड़ है और मुस्लिम औकाफ के लिए एक्ट जो है वो बहुत ही खराब है, उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है और 80-90% वक्फ जमीनें जो है उसको जो है वो लूटमार हो गई है। तो आज मुझे शाहू महाराज इस तरह से याद आ रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके मैनेजमेंट को, उनके कानून को सलाम करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शाहबानो केस में ये कहता है कि मुसलमानों के जो वो बेवाएं हैं, जो डाइवोर्सीज हैं, उनको गरीब बच्चों को वक्फ बोर्ड के एक्सेस इनकम से उनकी मदद करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। आज 6 लाख एकड़ होते भी वक्फ बोर्ड सब खाली है, उनके खजाने खाली हैं, लेकिन अपने जमाने में छत्रपति शाहू महाराज की सिर्फ कोल्हापुर स्टेट में वक्फ की एक्सेस इनकम जो है 15,000 पर ईयर, जो आज कई करोड़ रुपए एक स्टेट में थी। तो ये हमारे लिए भी एक आइडियल राजा है, पूरे देश के लिए आइडियल राजा है। इसी तरह उन्होंने 5 जून 1917 को एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक कानून बनाया था, जिसके तहत काजी को जो है इख्तियार दिया था, और 1917 में मुस्लिम मैरिजेस रजिस्ट्रेशन का कानून पास किया गया था, इस तरह से कि मैरिजेस रजिस्ट्रेशन हो, जो रजिस्टर होंगी काजी के साथ, काजी के पास वो लाजमी किया था। इस तरह एक इसमें बड़ी बहस है। आज जो मुसलमान औरतों के लिए वेलफेयर का काम हो रहा है, उनके प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, वो मुस्लिम मैरिज हर जात के लिए था, लेकिन उन्होंने काजी को ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस का दर्जा दिया था। ये कुछ ऐसी बातें हैं। मैं इसी तरह छूत छात के बारे में, और उन्होंने
छूत-छात के बारे में, जात-पात के बारे में, इंटरकास्ट मैरिजेस का भी उन्होंने कानून बनाया। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि बोरकर जी, मैंने जो अपनी बात रखना था रखा अपने हिसाब से। और जो है मेरी जो मालूमात है उसके हिसाब से आज जो है आज जो है हम जो उनके 100 साल होने पर अगर बात करेंगे तो राजऋषि शाहू महाराज सिर्फ एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं है। आज राजऋषि शाहू महाराज एक पूरे विचारधारा का नाम है। और वो एक उस पूरी परफेक्ट विचारधारा, जो कंप्लीट विचारधारा जो है, जो फुले शाहू अंबेडकर जो विचारधारा है उसका हिस्सा है। इसलिए उनकी स्टेट कितनी छोटी थी, उनके स्टेट में कितने जिले थे उस जमाने में, और आज का इंडिया कितना बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आज के हिसाब से मैंने शुरू में बताया कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल पढ़कर सुनाया कि उसके जो मूल मंत्र है उसके करीब करीब जो है टारगेट जो है अचीव किया है वो छत्रपति शाहू महाराज के राज में, 28 साल के राज में। हमारा आज हम जो 70 साल में 1% भी उसका नहीं कर सके, वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, सोशल वेलफेयर, तो वो काम हम नहीं कर सके 28 साल में। छत्रपति शाहू महाराज ने कर दिया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज मैं समझता हूँ कि हमारा देश जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह कहा था कि इसको सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए था, मुझे अफसोस है कि आज ये कैपिटल डेमोक्रेसी हो गया, या जो है कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी हो गया। आप जानते हैं सेल्फ गवर्नमेंट आई थी तो ये कहा गया था कि ये माली, कोली, धोबी, कुंभी, ये सब लेजिस्लेचर में जाके क्या करेंगे। आज 100 साल के बाद ये हो गया है कि आज ये किसान, मजदूर और हॉकर, ये लोग जाके पार्लियामेंट और इलेक्शन और असेंबली में क्या करेंगे। आज पहला जो सवाल होता है, जो पार्टी भी टिकट देके वो करती है कि अगर तुम एमएलए का इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया है क्या, और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपया खर्च करने की ताकत है क्या। यानी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रेडेड इक्वालिटी की बात करी थी, आज भी आ गई है। तो मैं आज आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि छत्रपति शाहू महाराज को एक बहुत ही अहम समय और अहम घड़ी पर, और उनको जो है जो बेस्ट तरीके से जो उनको खिराज अकीदत या शुभेच्छा पेश करने का मौका ये है कि आज हम उनके जो सिद्धांत है उनको, उनके राज्य को आइडियल राज मान करके हमारी डेमोक्रेसी को वेलफेयर स्टेट की उस मंजिल तक लेके जाएं जहां छत्रपति शाहू महाराज का जो 28 साल का दौर, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मैं आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। बोरकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी पूरी तरह उम्मीद पे तो नहीं उतराऊंगा, लेकिन मैंने जो जिस तरह से थोड़ी बहुत कल आपने बताया, मुझे दूसरे सब काम छोड़ के तो मुझे जो शॉर्ट में कुछ रिव्यू करना पड़ा है, मैं ये चर्चा मैंने अपनी ओपिनियन पेश की है। उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो है जो सहमति या जो भी हो, आप अब इसमें ये जो है कुछ अगर क्वेश्चन हो तो मैं बात कर सकता हूँ इस सिलसिले में। और एग्जैक्टली मैं आपका आपका शुक्रिया, है ना, और आप सबका जी। आपने सर बहुत ही जो एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है इस चर्चा के माध्यम से, इस व्याख्यान के माध्यम से मैं बहुत ही तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि
आपने ऐसी इंफॉर्मेशन सामने रखी है स्टूडेंट्स के या जो भी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन नॉर्मली काफी लोगों को नहीं पता होती है। जैसे आपने अभी यहाँ पे जो विचारधारा की बात आपने की कि शाहू महाराज एक विचारधारा का नाम है। सबसे बड़ी बात तो वही है कि शाहू महाराज एक विचारधारा का नाम है और कोल्हापुर उस समय का एक छोटा सा संस्थान था, एक छोटा सा वो राज्य था। लेकिन उस राज्य में शाहू महाराज ने जो राष्ट्र निर्माण की बात करी थी, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो बात आपने बहुत अहम तरीके से यहाँ पे स्पष्ट की है। और एट द सेम टाइम जैसे शाहू महाराज के बारे में उन्होंने हॉस्टल शुरू किए, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, या फिर उन्होंने जो गुड़ के जो व्यापारी थे, गुड़ के व्यापारी, उनके लिए काम किया, या काफी सारे जो सोशल रिफॉर्म्स किए उसके बारे में तो, या फिर आरक्षणाचे जनक है ना 1902 में उन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह स्टार्ट की थी, उसके बारे में तो हर जगह पे बातें बनती है और बातें बताई जाती है। लेकिन मैं आपको मतलब इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ अहमद साहब, सईद साहब, कि आपने यहाँ पे जो मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो या फिर कम्युनल एज अ कम्युनिटी जो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जो कार्य किया था, वो हालांकि काफी कम लोगों को पता होता है। ये रेफरेंसेस कलेक्ट करना, यहाँ पे हमारे लोगों को इतना टाइम नहीं है कि जब हम किसी महान व्यक्ति के ऊपर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको 1 घंटा 2 घंटा सुनने के लिए हमारे लोगों को टाइम नहीं है है ना। हमारे भारत के नौजवानों को टाइम नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों को टाइम नहीं है। तो इतना सब कुछ खोज के जो ये सब कलेक्ट करना, इंटीग्रेट करना और उसको पेश करना, तो ये आसान बात नहीं होती है ना। हमारे काफी सारे जो लोग हैं आज के नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्राध्यापक हैं, काफी सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको शाहू महाराज के लिए या फिर जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में अगर आप बोलने को कहोगे तो उनका वो अध्ययन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपना पीएचडी करना होता है, या फिर अपना जो पे स्केल है उसको इंक्रीमेंट कैसे मिलेंगे उस दिशा में उनका काम होता है। लेकिन ये जो विचारधारा से प्रभावित जो काम है, ये दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपने वो जो बातें रखी, जैसे पन्नाड़गढ़ में शाहू महाराज ने दरगाह के लिए जमीन दी थी, फिर बोहरा लीडर को 5,000 स्क्वायर फुट की जमीन दी थी, और फिर दरगाह के इनकम से मंदिर का व्यवस्थापन किया, और मंदिर के इनकम से मस्जिद का व्यवस्थापन किया। ये बातें मैं आई एम ऑल्सो हियरिंग फर्स्ट टाइम, राइट। फिर आपने जो बताया है कि वक्फ बोर्ड का जो एक्सेस इनकम था वो एजुकेशन पे खर्च किया, और मंदिरों का जो एक्सेस इनकम था वो उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया। तो ये बातें भी सुनने को नहीं मिलती है। ये नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारी फैक्चुअल बातें शाहू महाराज के बारे में बताई जाती है, और आपने काफी सारी बातें कही, जैसे 25 अलग अलग जातियों के लिए, क्योंकि उस समय का जो ये था, उस समय की जो मानसिकता थी लोगों की, उसमें शाहू महाराज के जाने के 100 साल के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अमल होने के बाद कुछ तो सुधार हुआ है, हमें इसको अप्रिशिएट करना होगा। लेकिन उस साल लोग उस समय लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए शाहू महाराज को भी थोड़ा सा उस वक्त के हालात को देखते हुए 25 जातियों के लिए हॉस्टल्स, बोर्डिंग फैसिलिटीज, जैसे मराठाओं के लिए अलग, और अगर अछूत है तो उनके लिए अलग, मुस्लिम्स है तो उनके लिए अलग, या फिर लिंगायत है उनके लिए अलग, सुनार है, कुमार है उनके लिए अलग, इस तरह से तो वो उन्होंने किया था। लेकिन वो भी एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट था उनका। राष्ट्रीय एकता के बगैर राष्ट्र निर्माण नहीं होता है, ये आपकी बात जो है बहुत मुझे अच्छी लगी है। शाहू महाराज के मुस्लिम पर्सनल लॉज, मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉज, और फिर कुरान का मराठी में ट्रांसलेशन, ये बातें मैं भी नई तरीके से मैंने भी आज सुनी है आपके माध्यम से। तो मैं सईद साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि संबोधि करियर एकेडमी के इस छोटे से मंच पे आके आपने बहुत अच्छी बात रखी। और सबसे बड़ा तो ये है कि हाँ, ये क्रिटिकल एनालिसिस है एक तरह से, कि जिसमें आज के जो हमारे शासक प्रशासक जो है उन्होंने इस बात का सबक लेना चाहिए। शाहू महाराज या फिर फुले शाहू अम्बेडकर जो है, ये केवल बात करने की बात नहीं होती है, ये विचारधारा जो है ये इसका अमल करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जब मैं भी मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, IAS IPS बनाने की जब मैं कोशिश करता हूँ,
तो मैं भी उनको यही बात हम्म। बताता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई हमें इसलिए नहीं करनी है कि अपना पेट हम पाल सके। हाँ, शिक्षा का मतलब ये सही। होता है कि सर्वांगीण जो उद्देश्य, सर्वांगीण जो विकास है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसकी बात हमने करनी चाहिए। उसी बात को और उसी वेलफेयर स्टेट को शाहू महाराज ने अपने छोटे से प्रोविंस में, कोल्हापुर जैसे छोटे से प्रोविंस में किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया था उस वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को, जो बेसिकली मौर्यों के स्टेट में हमें दिखाई देती है। वो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में आज आपने बात की है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है इस प्रोग्राम में, काफी सारे स्टूडेंट्स है प्रिपरेशन करने वाले, और काफी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी है, कुछ प्राध्यापक भी है हमारे इसमें। और तो मैं अगर कोई क्वेश्चन होगा किसी का या कोई तो आप सईद साहब से उसके बारे में पूछ सकते हैं, और फिर हम इस सेशन का जो है एक छोटे से लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छे सेशन का हम समारोह करेंगे। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई प्रश्न होगा सईद हमीद साहब से तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेशन ओपन फॉर ऑल हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, सर। और जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो पूछ सकते हैं। हेलो अपना सर। अपना अपना नाम बताइए, अपना वीडियो ऑन करें और क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। हाँ नागेश्वरी। हाँ हेलो सर, नागेश्वरी भालके बोलते सोलापूरवरून. हाँ बोल. हा सर, तो तुमचं तर मनपूर्वक धन्यवाद सांगते. खूप चांगलं माहिती दिलात सर तुम्ही तर. हाँ अच्छा, थैंक यू। थैंक सर, मुझे उतनी हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयत्न करती हूँ हाँ, हिंदी में बात करने के लिए. मराठी समझ लूंगा, आप मराठी में बोलेंगे समझ हाँ, लूंगा, मैं बोल नहीं ठीक आहे. सकता लेकिन समझ लूंगा. हा सर, त्यातलं तुमचं एक मला खूप आवडलेलं आहे, म्हणजे की म्हणजे तुम्ही सांगितलात ना की शाहू महाराजांनी शिक्षणावरती जास्त खर्च केलं ना की धार्मिक कार्यावरती. पण सर आता म्हणजे तेव्हा त्या काळात त्यांनी तेवढं पूर्ण ज्ञान घेऊन त्यांनी सगळं केलं, पण आत्ताच्या पिरियड मध्ये बघायला गेलं तर सर ते सगळं उलट होत आहे, की म्हणजे आता एज्युकेशनला तर देतात त्यांनी व्हॅल्यू, पण एज्युकेशन पेक्षाही कमी जास्त करून धर्माला, की आमचा धर्म असा आहे की ह्या देवाला एवढं दान करायचा, ते करायचा. हा मग ते तर आहेच. मग सर, मग त्याच्यासाठीच मग तुम्ही एवढं चांगलं इन्फॉर्मेशन दिलात ना, खूप खूप छान वाटलं सर. क्वेश्चन तर माझं काही नाही आहे जास्त, पण माझं मत मी तुम्हाला सांगितले. थैंक यू. ओके. बात की थी कि दरगाह इसका उसने एनालिसिस जो किया है, मतलब उसका जो रिएक्शन है, दैट इज अ बेस्ट रिएक्शन. यस, वही कह रहे थे, हमने वक्फ बोर्ड की जो इनकम थी, उन्होंने उस वक्त भी एक कोल्हापुर स्टेट से 15,000 पर ईयर थी, और आज वैसा उसको होना यही बात कही. सर खूप खूप धन्यवाद सर, खरंच चांगलं इन्फॉर्मेशन होतं सर, भरपूर काही माहिती भेटलं. यस. बाकी कोणाला काही क्वेश्चन तुम्ही विचारा. Sir, may I? आणि हा, यस यस, एनीबडी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमिद सर जी, आपने बहुत एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिलती है, लेकिन आज मंगेश सर की वजह से और संबोध एकेडमी की वजह से हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली, तो उसके लिए और एक अच्छे सेशन के लिए सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद. मेरा क्वेश्चन Thank एक करंट सिनेरियो से रिलेटेड ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज, he was the first person to bring the concept of reservation for any community in India. But today his own community, which is the Maratha community, they are suffering or they are demanding for the reservation. So what do you think, what went wrong throughout all these years that they are in such a crisis today? आई थिंक आज जो है एक मेंटालिटी हो गई एंटी रिजर्वेशन. देयर इज ए बिग थ्रेट टू द पॉलिसी. आई मिस दैट पॉइंट कि वो सबको भी मालूम है कि शाहू महाराज ने जब वो
रिजर्वेशन के जो मुखालिफ थे, जो उस पर क्रिटिसाइज करते थे, तो उनको वो घोड़े के अस्तबल में लेके गए, जो जहाँ बांध के रखे जाते थे घोड़े, और उनको खाना सबको अपनी जगह पे मिलता था। फिर उन्होंने वो मैदान में लेके गए और बोले सब घोड़ों को छोड़ दो, और खाना एक जगह पे रख दिया। तो सब देखा, बताया कि जब ताकतवर घोड़े थे उन्होंने कमजोर घोड़ों को पीछे कर दिया, और फिर कमजोर घोड़े जो थे वो जो बाजू में रह गए, और जो ताकतवर घोड़े थे वो अपना पहले खाना वाना खा लिए। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये बताया, देखो ये जो है ना, ये रीजन है कि अगर हमने खुला छोड़ दिया तो जो भी मजबूत लोग हैं वो अपना हिस्सा ले लेंगे। और आज यही हो रहा। मैंने आज मुंबई की आपको मिसाल दिया है, जैसा हाउसिंग में 60% पॉपुलेशन जो है वो देश में आज स्लम में रहती है। हाउसिंग इज अ फंडामेंटल राइट, हाउसिंग मस्ट बी ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, है ना। तो इस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि जो है ना रिजर्वेशन जो है वो गलत, यानी खत्म होना चाहिए। वो ओपन मेरिट की बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो छत्रपति शाहू महाराज ने लिखा, जो ये मिसाल दी थी, वो तब तक चलेगी जब तक के समाज का कोई भी एक वर्ग, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 लोग हो, अगर वो पिछड़े हैं अपने उसके लिए, तो भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस तरह से मराठा समाज को भी अपने पिछड़ेपन की वजह से आरक्षण मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल्हापुर स्टेट में उस जमाने में तो छत्रपति शाहू महाराज ने 50% जो रिजर्वेशन दिया था नॉन ब्राह्मण्स को, उसमें मुस्लिम भी थे, मुसलमानों को भी दिया था उस जमाने में नौकरी में और शिक्षा में। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान होने के धर्म के आधार पे तो नहीं मिला था, ऐसा मैंने कहा। ये अपीजमेंट नहीं था, वो इसलिए कि पिछड़ापन था उनका। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर 50% रिजर्वेशन की एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, और उसको बहाना बना करके अगर ये और लोगों को जो आना चाहते हैं, जो लिस्ट में आ रहे हैं, जैसा आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, सत्तर कमेटी रिपोर्ट आई, रंगनाथन मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आई, और भी दूसरे समाज के पिछड़ेपन की रिपोर्ट आ रही है। तो पार्लियामेंट में एक कानून ला के वो जो 50% का वो है उसको हटाया जा सकता है। अगर इसको ये बाधा है तो हटाया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी रिजर्वेशन को बैकडोर से जो है खत्म किया जा रहा है। जो प्राइवेटाइजेशन है उसका सबसे बड़ा जो मार पड़ने वाली वो रिजर्वेशन पर भी, SC, ST, OBC और जो भी लोगों के लिए। तो मुझे लगता है इसके लिए वही सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए। और ये रिजर्वेशन का भी आपको जो मुद्दा है, इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो शाहू महाराज के राज्य शासन में मिलता है। तो मैं समझता हूँ मराठा को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है पार्लियामेंट से। जी एग्जैक्टली। हेलो, यस जय, एनी मोर क्वेश्चन? नो जय, थैंक यू। यस, हेलो, बिल्कुल सही बात हामिद साहब ने कही है इस माध्यम से। और रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट विजन के साथ राजर्षि शाहू महाराज ने इस समय शुरू की थी, और स्पेसिफिकली नॉन ब्राह्मण्स के लिए उन्होंने रिजर्वेशन शुरू किया था। अभी यहाँ पे वेदोक्त प्रकरण या फिर शाहू महाराज के साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उस समय हुआ था, तो उसके बारे में बात करना वाजिब नहीं होगा। ओके, लेकिन वो जान चुके थे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना जरूरी है ना। तो उसी वजह से उस पॉलिसी का जन्म जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी का नॉन ब्राह्मण्स के लिए 1902 में वो स्टार्ट हुई थी। एनी मोर क्वेश्चन? दूसरे कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट? मंगेश जी, यस, बोरकर साहब। हाँ, डॉक्टर संजय गायकवाड़। हाँ जी, हाँ विचारो। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हाँ सर, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आप जिस प्रकार से
जिसका डिस्क्रिप्शन किया है, मुझे भी नहीं पता था कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी इतना कुछ था कि ये वाला था, ये नहीं पता था। आपके माध्यम से मुझे हमको सबको पता चला है। मैं मेरे दोनों लड़कों को भी बिठा के उनको भी मैंने सुनने के लिए बोला था। जबरदस्ती बैठे थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और बहुत सारी बातें हमको भी नहीं पता थी। और शायद आपको भी नहीं कुछ पता नहीं होगा कि मैं छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के साथ में मैं काम कर चुका हूँ। उनके सीरियल में अरे काम वाह, सीरियल में सीरियल में अच्छा। बहुत दिन चल रही थी कोल्हापुर से, तो उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, वो कैरेक्टर के साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था राहुल सोलापुरकर नहीं थे, वो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज थे। उनके साथ में उनके राज दरबार में काम करने का मैं 15 दिन मेरी शूट थी, और ऐसा खुद को फील हो रहा था कि मैं उसी लिए काम कर रहा था कि मतलब इतने महान व्यक्तियों के कैरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। और बहुत अच्छा लगा उनके। वैसा कभी कभी कैसा है, कुछ कैरेक्टर उस अंदर चले जाते हैं। तो राहुल सोलापुरकर उन्होंने उनका काम किरदार निभाया था, और मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो ज्यादा तो आपने सब कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ बातें हम लोगों को नहीं पता थी, हमने भी सुन लिया है। और मैं एक थोड़ा सा गुजारिश करता हूँ कि आप ये आप और ऐसे ही लेक्चर लेते रहिए, सबको बताते रहिए माध्यम से, तो वर्तमान पद्धति से बताते, सोशल मीडिया के थ्रू ही बताए। काफी लोगों को पता नहीं होता है, वो भी पता चल जाएगा। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन नहीं, बोरकर जी ने भी हमको आज का जो उनकी वजह से हमको मिलने का मिला, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गायकवाड़ साहब थे, जो एक गवर्नमेंट संस्था के डिप्टी डायरेक्टर है महाराष्ट्र में, मुंबई में। अच्छा, हाँ, थैंक यू। और एनी मोर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी लोग? सर हमारा क्वेश्चन है सर्वेश। हाँ, यस जस्ट सर on your video and ask question, सर्वेश। हाँ। सर उनको जो टाइटल दिया गया था ना ब्रिटिश आर्मी में, लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस छत्रपति शाहू महाराज करके, तो वो किस कंटेक्स्ट में दिया गया था? ये मुझे इसका तो इतना ये नहीं, मैंने पूरी स्टडी नहीं किया। मेरे यानी उसके शायद बोरकर साहब बता। नहीं, काय म्हटलं तू? लेफ्टिनेंट कर्नल का उनको दिया सर त्यांना टायटल दिले। हाँ, त्यावेळेस राजा असायचे, त्यांना असे वेगवेगळे जे टायटल्स आहेत, हा, ते टायटल्स दिला जायचे। आणि छत्रपती शाहू महाराज स्वतः, जसं आपल्याला माहिती असेल की लॉर्ड मेयोनी राजकोट या ठिकाणी जे प्रिन्सली स्टेटचे जे प्रिन्स असायचे, ओके, संस्थानांचे जे राजपुत्र असायचे, त्यांच्यासाठी लॉर्ड मेयोनी एज्युकेशनल सिस्टीम चालू केलेली होती। त्यांना ट्रेनिंग दिलं जायचं प्रॉपरली, आणि शाहू महाराजांनी त्या ठिकाणी राजकोटमध्ये शिक्षण वगैरे घेतलेलं होतं। आणि बऱ्याचशा ज्या डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज किंवा पार्लमेंटरी व्हॅल्यूज ज्या आहेत शाहू महाराजांच्या प्रशासनामध्ये आल्या, तर आपल्याला असं म्हणता येईल की ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचा जो त्यावेळेसचा जो इम्पॅक्ट होता, कारण बरेचसे जे रिव्होल्युशन्स आहेत, पहिलं रिव्होल्युशन फ्रेंच रिव्होल्युशन, त्याच्यानंतर बाकी अमेरिकन रिव्होल्युशन म्हणा, किंवा मग ब्रिटिश पार्लमेंटरी सिस्टीम भारताने आपण भरपूर वर्ष अनुभवलेली होती। तर जे राजे त्या दृष्टिकोनातून काम करायचे, मला असं वाटतं त्यामुळे त्यांना जे काही टायटल्स तू विचारलेलं आहे ते त्यांना देण्यात आलेलं असावं। ओके सर, ठीक आहे, थँक्यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हाँ, पवार साहेब। यस पवार साहेब बोला। हाँ सर, फक्त एवढं विचारायचं होतं। आता खूप चांगली इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे। फक्त तुम्ही आता मगाशी म्हणालात की सरांची काही पुस्तकं आहेत, तर त्या पुस्तकांची थोडी नावं जर मिळाली तर थोडासा अभ्यास करायला बरं होईल।
सर आपकी आपकी जो किताबें मेरी आपने पुस्तक लिखी जो है उसके वो बारे छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान, ये अभी हिंदी में भी आ गई है, हिंदी में भी है, उर्दू अभी हिंदी का बस रिलीज हो जाएगी इसी महीने। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान। ओके है ना? ओके सो सर उम्मीद करते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज के जीवन पर भी आपकी जो पुस्तक है वो बहुत जल्दी आए तो हम आशा करते हैं और उसके लिए शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप Yes. उससे भी डिटेल में बिल्कुल जो भी आज का हमारा जो व्याख्यान हुआ तो उसको और विस्तारित रूप में हाँ, अगर लाते हो तो उसका बहुत ही अच्छा जो हाँ, फायदा हाँ, है वो जो अभ्यास स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं तो उनको बिल्कुल होगा। तो उसके उस दिशा में आप हाँ, पहल कीजिए। यस ओके ओके। मैं इसमें रेफरेंसेस के साथ, क्योंकि आपके बच्चों को रेफरेंसेस बुक्स वगैरह लगेगी, कौन किधर क्या है रेफरेंस, उसके साथ एक आर्टिकल लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख देंगे तो आपके बच्चों के लिए सोर्स मटेरियल हो जाएगा। अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल यस सर, क्योंकि काफी सारी बातें नहीं पता होती हैं तो ऐसे जो जैसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो वो स्पेसिफिक टेक्स्ट ही होते हैं कि जहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ये बात कर रहे थे तो हम हवाला नहीं दे सकते, लेकिन आई विल राइट इट इंग्लिश में, एक पूरा लिख देंगे तो पूरे रेफरेंसेस के साथ में ये एक्ट है, ये कौन से सर वो सब, और रेफरेंस उसका क्या है वो सब दे सकते हैं, है ना? आपके लिए वो सोर्स मटेरियल हो जाएगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? अभी हम कंक्लूड करने वाले हैं इस सेशन को, तो एनी मोर क्वेश्चन? ओके सो मैं समझता हूँ कि आज की इस सेशन में अभी मैं थोड़ा सा कंक्लूजन करूंगा। और रिम्पल आपको तैयार रहना है आभार प्रदर्शन के लिए। ओके रिम्पल, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. ओके हाँ यस। सो सभी उपस्थित मान्यवर और हमीद सईद साहब जिन्होंने आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आज हालांकि आज 27 जून है 2021 और कल 26 जून 2021 को छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की जयंती थी, लेकिन आज संडे होने की वजह से हमने आज का दिन चुना है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट होने का मौका मिले। और कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू जी महाराज की समग्र परिवर्तन की भूमिका और उनका बहुजन और मुस्लिम समाज के उत्थान में योगदान, इस विषय पर हमीद सईद साहब जो उर्दू में बहुत ही अच्छा उनका जो काम है, उर्दू के जर्नलिस्ट है, काफी सारे न्यूज़पेपर से वो एसोसिएटेड है और छत्रपति शिवाजी महाराज और मुस्लिम्स इस सब्जेक्ट पे उनका उर्दू में एक बुक है और हिंदी में भी वो अभी आने वाला है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग एक जिसे हम बोल सकते हैं कि आज की कंडीशन, आज का जो प्रेजेंट कंडीशन है छत्रपति महाराज का इतने सालों के बाद का 100 साल के बाद का जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए हमीद साहब ने अपनी बात रखी और हमारे आज के प्रशासकों ने शाहू महाराज की वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को किस तरह से आज की डेट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो भी उन्होंने अपनी बात रखी। और शाहू महाराज एक विचारधारा है, जैसे हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में फुले शाहू और डॉक्टर अंबेडकर का महाराष्ट्र हम कहते हैं तो बेसिकली हम जब ये बात कहते हैं तो केवल विचारधारा का राज्य है ऐसा न कहते हुए इस राज्य में और इस राष्ट्र में हर तबके को न्याय मिलता है, ऐसी कोशिश आज के प्रशासकों के माध्यम से, शासकों के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से, स्टेट असेंबलीज के माध्यम से और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होनी चाहिए।
जो बात राजर्षि शाहू महाराज ने 100 साल पहले की थी अपने छोटे से मतलब एक 24 साल के प्रशासन में, 24 से 28 साल के प्रशासन में, तो वो बात आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इतने सालों में अचीव नहीं कर सके। ये हमारे देश का हालांकि दुर्भाग्य हम इसको बोल सकते हैं। और हामिद साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है इसमें कि आज का जो माहौल है वो कैपिटल डेमोक्रेसी या कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन की भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने केवल राजर्षि शाहू महाराज ने क्या किया इस बात पे उन्होंने जो फोकस करना था वो तो उन्होंने किया ही है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने दो चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश की कि 100 साल पहले का उनका जो कारोबार था उसके बारे में उन्होंने बात की, उस समय उन्होंने क्या किया था वो बात की, और आज मतलब उस समय राजर्षि शाहू महाराज में जो हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की है ना, जस्टिस है, फिर लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, ये सारी जो तत्व है, सारी जो फिलोसॉफी है, आइडियोलॉजी जो है हमारे भारतीय संविधान की, तो उस समय राजर्षि शाहू महाराज ने वो कोल्हापुर संस्थान में उन चीजों को केवल किताबों में नहीं रखा था, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि मौर्यों का जो शासन था और मौर्यों के शासन में स्पेसिफिकली जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना जो है, जो फर्स्ट टाइम उस समय सम्राट अशोक ने इम्प्लीमेंट की थी, और उसके बाद भी काफी सारे ऐसे राजा हो गए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हम नाम लेते हैं, और काफी सारे अलग राजा हो गए, कुछ ही चुनिंदे नाम हम लेते हैं। तो राजर्षि शाहू महाराज 20th सेंचुरी के एक बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से किंग थे, जिन्होंने एक छोटे से संस्थान में एक तरह से उस राज्य में एक राष्ट्र निर्माण का काम किया था, जो हालांकि बाकी जो संस्थान थे, 500 से ज्यादा जो संस्थान थे, उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन वो लोग उस चीज को नहीं कर पाए थे। तो मैं इस छोटे से प्रोग्राम में जो संबोधि करियर एकेडमी मुंबई ठाणे के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है, और जिसमें आज हमारे साथ मेरे जो संबोधि करियर एकेडमी के प्रशासक बनो अभियान से जो 2005 से जुड़े हैं, डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सोलापुर, उनका फर्स्ट उन्होंने अपने विचार रखे। उसके बाद हमारे मध्य रेलवे के मुंबई के विशाल गायकवाड़ जी जो है, जो लीगल डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, उन्होंने अपने विचार रखे। और फाइनली सईद अहमद मतलब सईद हमीद सर, नॉट सईद अहमद, सईद हमीद सर, उन्होंने अपनी बात रखी, जो उर्दू के जर्नलिस्ट है और बहुत अच्छा उनका महापुरुषों के जीवन पे अध्ययन है। उन्होंने काफी सारे बातें आपके सामने रखी है। तो मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी ऑफिसर्स, सारे स्टूडेंट्स, ओके, अलग विभिन्न संस्थाओं से जुड़े जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट है पूरे महाराष्ट्र से और पूरे देश से, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और फॉर्मली मेरी जो संबोधि करियर एकेडमी में जो आईएएस की प्रिपरेशन करने वाली हमारी जो एक स्टूडेंट है रिम्पल मोलेश्वरी, उसको एक फॉर्मल आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। रिम्पल, आप अपना वीडियो ऑन करके कंक्लूड करें। रिम्पल। Good evening, everyone. This is Rimple Muleshwari, and happy Shahu Maharaj Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti to everyone. We are very grateful to our dignitary Sayyid Hamid sir for giving us such untouched and unknown facts about Chhatrapati Shahu Maharaj. You discussed about all political, educational, economical, and social facts about him, and which was very much unknown. So thank you so much, sir, about that. And also special thanks to our very well known Hemant Tirpude sir, Vishal Gaikwad sir, Sashikant Gaikwad sir, for motivating us regularly. Also, thank you, Mangesh sir, who conducted such a informative and a strong message about हेलो
हेलो। Hello. Yes, it has been very much wonderful journey, sir, to be with you. And it has been 1 year, and I have got so much information about everything. And this was also a very informative session. So thank you, Mangesh sir, for making me a part of Sambodhi Career Academy. And Yes. also thank you to Saeed Hamid sir, Hemant Tirpude sir, Vishal Gaikwad sir, and Shashikant Gaikwad sir for taking their valuable time and giving us such informative session. Thank you, sir. Yes. थैंक यू। तो सभी का धन्यवाद देते हुए मैं संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से ये जो आज का जो सेशन था राजर्षि शाहू महाराज जयंती के उपलक्ष्य में आज 27 जून 2021 को यहीं पे हम इस सेशन को मतलब इस सेशन को हम खत्म करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली ये विचारों की ये वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन की एक मोमेंट है जो कभी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस देश में राजर्षि शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने जो विजन रखा था वो जब तक इस देश में एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक हमें ऐसे विचारों का आदान प्रदान जो है वो करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि विचारों के आदान प्रदान का यह सेशन एक हिस्सा है। संबोधि करियर एकेडमी सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शंस और काफी सारी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती है, स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेजेस के बच्चों को गाइडेंस करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो संबोधि करियर एकेडमी का जो बेस है वो आइडियोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है और जो भारतीय संविधान के जो तत्व है इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको अंजाम देने के लिए महापुरुषों की विचारधारा को दिमाग में लेने वाले IAS IPS ऑफिसर्स बनाना, ये सबसे बड़ा एक विजन संबोधि करियर एकेडमी का है। और इसीलिए हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। मैं मेरा पूरा करियर दाव पे लगा के ये काम 15 ईयर से कर रहा हूँ। हालांकि मैं भी आज कमिश्नर के रैंक पे हो सकता था, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़ के, उस UPSC के मार्ग को छोड़ के मैं सब कुछ ये काम कर रहा हूँ। सईद हमीद साहब और बाकी मान्यवरों का आगे चल के इस प्रशासक बनो अभियान में जो मैंने 2000 लगभग 5-6 से प्रैक्टिकल लेवल पे शुरू किया था, सब कुछ वाइंड अप करके, इसमें बिल्कुल हमें आप लोगों की जरूरत सहायता लगेंगी, क्योंकि हमारे देश के जो माइनॉरिटीज है, हमारे देश के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है और जिनका शासन प्रशासन में, सच्चर कमेटी के अहवाल के बारे में तो आपको बिल्कुल पता ही होगा जो 2006 में पब्लिश हुआ था, तो माइनॉरिटीज के हालात के बारे में बात रखी थी। तो अगर छत्रपति शाहू महाराज के और हमारे महापुरुषों के विचारों को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम अगर MP MLAs हालांकि नहीं बन पाते और वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम IAS IPS या फिर अन्य बड़े बड़े पोजीशंस पे ऑफिसर्स जरूर बन सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, वो हमारे जो बच्चे होते हैं जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके हाथ में है। सिर्फ उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाई करनी आवश्यक है। अभी जैसे रिम्पाल ने बात की, तो रिम्पाल मेरे यहाँ पे लास्ट ईयर से ज्वाइन है, वो केवल अभी फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर में ही उसकी बहुत सारी पढ़ाई जो है UPSC के बारे में हो चुकी है। और मेरा ये मिशन है कि मैं 21-22वें साल में ही IAS IPS बनाऊं और ऐसे अच्छे बच्चों को बनाऊं कि जिनके दिमाग में हमारे महापुरुषों की विचारधारा हो और जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात अपने दिमाग में रखते हो और हर व्यक्ति को जो भारत का जो नागरिक है, भारत का जो नागरिक है, किसी भी तबके का हो, उसको एक व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, भारतीय सिटीजन के तौर पे उसके तरफ देखे और उसको प्रशासन के अंदर जाके न्याय दिलाए। तो इसी मिशन के साथ, इसी विजन के साथ संबोधि करियर एकेडमी का प्रशासक बनो अभियान शुरू है। आप सभी ने इसको प्रमोट करना चाहिए और संबोधि करियर एकेडमी का IAS संबोधि न्यूज ये YouTube चैनल भी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग आप सब्सक्राइब करें। आपके कांटेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे जो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, उनको अगर आप प्रमोट करते हो तो बेटर रहेगा। ये जो आज का जो सेशन है, ये सेशन भी इसी YouTube वीडियो पे जाएगा, थोड़ी देर के बाद मैं इसको डालूंगा।
तो आप इसको प्रमोट करें ताकि जिन लोगों ने आज का सेशन मिस किया है वो इस सेशन का अनुभव ले सके। और मेरा जो नंबर है 8108016455, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार मैसेज में डाल देता हूँ। ओके, तो 8108016455 ये मेरा नंबर है। संबोधि करियर एकेडमी या फिर मंगेश बोरकर। तो आप जो स्टूडेंट्स है, इस देश के जो भविष्य हम कहते हैं, तो इस देश का भविष्य ऐसा हो कि वो विचारों के साथ हो। अगर वो विचारों के साथ नहीं है तो फिर यह भविष्य दूसरों का भविष्य नहीं बना सकता। और दूसरों का खुद का कल्याण के लिए काम करना, ये कोई कल्याण नहीं होता। खुद के कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए काम करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, सईद अहमद साहब, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कुमार गायकवाड़ साहब भी दिख रहे हैं मुझे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर संजय गायकवाड़ जो डेप्यूटी डायरेक्टर है एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के, उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर हेमंत त्रिपुड़े सर और सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे जो लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद देते हुए आज का ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ऐसा मैं यहाँ पे जाहिर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।